सफलता, मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। तो आप सभी का आसान फिजिक्स में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स 12th बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी वेटेज है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन जो हैं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में देखिए, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। व्हेनेवर ए लाइट रे मूव फ्रॉम वन होमोजेनियस मीडियम स्ट्राइक टू द प्लेन पॉलिश सरफेस and return back to the same medium, then phenomena is called reflection of light। क्या बोला? when light ray move from one homogeneous medium strike to plane polished surface and return back to the same medium, this phenomena is called reflection of light। अब देखिए, इसमें ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन इज, फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन वन प्लेन, ओके। एंड सेकेंड वन इज क्या? फर्स्ट क्या बोला? इंसिडेंट रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन वन प्लेन और इन सेम प्लेन। एंड सेकेंड क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज लाइट रे इंसिडेंट एट 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं। इसमें जो आपका मेन सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा? whenever the part of spherical glass is cut into two segment, या part of spherical glass is cut into two parts such that its any one surface is polished and reflection taking place from other surface, then mirror is called spherical mirror। अब spherical mirror में हम बात करें तो दो सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका क्या? कनकेव मिरर, एंड सेकेंड वन इज व्हाट? कन्वेक्स मिरर। सो कनकेव मिरर की बात करते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉनकेव मिरर? So when spherical glass is cut such that outer surface is polished, its outer surface is polished, mirror is called concave mirror। Convex क्या होगा? Spherical glass such that inner surface is polished, तो mirror को क्या बोलेंगे? And reflection taking place from outer surface, mirror is called convex mirror। बेसिक सी डेफिनेशन है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं जिससे आपको इसका डेरिवेशन अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पी। पी क्या है? सो पोल। So the midpoint of reflecting surface of the mirror is called as pole of the mirror. Like this is the midpoint of reflecting surface. This is called as pole. Similarly, this is the midpoint of reflecting surface of mirror is called as pole. Second क्या है? Radius of curvature. तो radius of spherical glass from which spherical mirror is cut is called as radius of curvature. Center of curvature की बात करें तो the center of spherical glass from which a spherical mirror is cut is called as center of curvature. नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए अब इसमें एक डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। तो ये हमने कनकेव मिरर ड्रॉ किया है यहाँ पे, दिस इज द कनकेव मिरर। एक बात दोबारा कर लेते हैं इसको वापस से। देखिए दिस इज द कॉनकेव मिरर, इसकी आपने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, और दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया। यहाँ पे हम इसका बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। एंड प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या? सॉरी, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है? द लाइट रे which incident parallel to principal axis of mirror, after reflection from mirror it pass through a point, this point is called as principal focus। क्या बोला? the light ray which incident parallel to principal axis of mirror and after reflection from mirror it seems to be passing through a point, seems to be passing through a point, and this point is called what? principal focus। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या होगी? तो फोकल लेंथ की बात कर लें तो सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। क्या बताया? सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस है मिरर के बारे में। फिर एक बार और देख लेते हैं एपर्चर क्या है। तो एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज व्हाट? एपर्चर। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे मूव करते हैं इसमें।
नेक्स्ट देखिए हम इसमें क्या बोलेंगे, नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, तो हम इसमें बात करते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। रूल फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। तो देखिए इसका रूल क्या बोलता है, तो ये आपके लिए स्फेरिकल मिरर हो गया, लेट्स से दिस इज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कनकेव। एंड सेकेंड वन दिस इज द कन्वेक्स मिरर। इस तरह से हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ किया, और ये हमने बना दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस इज सिमिलरली द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। चलिए रूल की बात करते हैं, रूल नंबर वन। तो रूल नंबर वन क्या बोलता है, उससे पहले जस्ट 1 मिनट, एक ही से हम सारे जो हमने इसमें 4 रूल पढ़े हैं वो हम चारों रूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सेम मैनर में। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या बोलता है, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट पास थ्रू फोकस। जब भी रे डायग्राम बनाए तो रे की डायरेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए, दिस इज द फोकस। फर्स्ट रूल बोलता है, क्या कहता है फर्स्ट रूल, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस, क्योंकि ये इमेजिनरी पॉइंट है इसके लिए, तो इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस, दिस इज द फर्स्ट रूल। क्या बोला, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। सेकंड रूल इसका अपोजिट कर लेते हैं, और इसका अपोजिट रूल क्या बोलता है, द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेकंड रूल बोलता है। फिर से सुनते हैं क्या बोलता है सेकंड रूल, द लाइट रे विच इंसिडेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए सेकंड, दो रूल हो गए, थर्ड रूल की बात करते हैं। तो थर्ड रूल क्या है, द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, द लाइट रे विच इज इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट रिट्रेस देयर सेम पाथ। तो ये अपने सेम पाथ को फॉलो करने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। क्या बताया, द लाइट रे विच इंसिडेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सॉरी, द लाइट रे विच इंसिडेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर द लाइट रे विल रिट्रेस देयर सेम पाथ। तो वो क्या करेगी, अपने सेम पाथ को फॉलो करते हुए आगे मूव करने वाली है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम इसकी ऐसे बना देंगे, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ क्या। एक और रूल बोलता है, द लाइट रे विच इंसिडेंट at pole of the mirror at certain angle on the pole of the mirror then it reflected back at the same angle, ये नेक्स्ट रूल है। the light ray which incident at certain angle on the pole of the mirror then after reflection from mirror it follow the same angle। क्लियर है क्या, समझ आया। चलिए फिर से सुनते हैं, द लाइट रे विच इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल ऑन द पोल ऑफ द मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट मूव थ्रू द सेम एंगल, इट मूव्स एट सेम एंगल, ये हमारे हो गए रूल। चलिए 4 रूल हो गए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म कब किस कंडीशन में कैसे होगी, थोड़ा सा बेसिक जरूरी है जिससे हम चीजों को क्लियरली समझ सकें। देखिए तो रूल में मैं फटाफट से बताता हूँ, 6 रूल हैं इसके। पहले इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए कनकेव मिरर किस कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म करेगा, इसके लिए हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक कनकेव मिरर है, लेट्स से दिस इज द कनकेव मिरर। इस सरफेस पे आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और यहाँ पे हमने बनाया है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस को हम बोलने वाले हैं दिस इज पी प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल क्या बोलता है, and this is the principal axis, pole, focus, center of curvature and this is the infinity। ओके तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसे बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, और कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। रूल नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, real inverted smaller than the object। Rule number 3 is when object is placed at center of curvature image is also formed at the center of curvature। कैसे बनेगी, real inverted equal to size of object। Rule number 4 क्या है, when object is placed in between center of curvature and focus image is formed in between center of curvature and infinity। कैसे बनेगी, real inverted larger than the object।
रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हाट? इन्फिनिटी। रियल इन्वर्टेड, वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, image is formed behind the mirror which is virtual, erect, larger than the object। ये क्या लिखा हमने? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या बन रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो इधर अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। ये तो हुआ हमारा कनकेव मिरर। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। ये इमेज किसने फॉर्म करी? कनकेव मिरर ने। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो रूल होंगे। रूल नंबर 1, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ओके, ये हमने क्या लिखा है? ये है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने, यहाँ पे लिखते हैं हम इसका, दिस इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द इन्फिनिटी। अब इसमें सारे इमेजिनरी पॉइंट होने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसे होगी? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज। सेकेंड वन इज इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड इमेजेस कैसे बनेगी? जल्दी बताइए। इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है, इसमें दो रूल होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? साइन कन्वेंशन इन मिरर। तो देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन मिरर। तो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। मिरर में साइन कन्वेंशन क्या क्या है? तो दिस इज द कनकेव मिरर। नेक्स्ट वन, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बच्चे नए हैं, फटाफट से। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या? देखिए अगर आप डेरिवेशन को रटना नहीं चाहते हैं, डेरिवेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। नहीं तो आप डेरिवेशन रट के जाएंगे एग्जाम में। इसीलिए आपको थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना है। दिस इज पोल, दिस इज ऑल्सो पोल। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे? लाइट रेज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे? लाइट रेज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द मिरर। तो दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो इंसिडेंट रे। तो दिस इज इंसिडेंट रे। तो क्या बोलेंगे? लाइट रेज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द मिरर। सेकंड रूल क्या है? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। रूल नंबर 3, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या है? रूल नंबर 3 इज व्हाट? डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्या बोला? द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, while the distance measured in opposite direction of incident light is taken to be negative। क्या कहा? The distance measured in opposite direction of incident light is taken to be negative। क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव करते हैं। तो क्या बोलेंगे इसमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस is taken to be positive, while the distance measured downward to principal axis is taken to be negative। क्या है? all the distances measured upward to principal axis is positive, while the distance measured downward to principal axis is taken to be negative। क्लियर हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज u, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज v, एंड फोकल लेंथ f, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ये नोटेशंस आपको याद रखने हैं। क्या कहा आपसे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल u, distance of image from pole is v, focal length is small f, and radius of curvature is r। यहां से फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। पहला जो टॉपिक है आपसे जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है? f इज इक्वल टू r बाय 2।
प्रूफ दैट एफ इक्वल टू आर बाई टू फॉर द स्फेरिकल मिरर। चलिए इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। देखिए, दिस इज द स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में भी अगर हम बात करें तो दिस इज द कनकेव मिरर। ये आपका कनकेव मिरर हो गया। नाउ कनकेव मिरर में दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, पोल, दिस वन इज कॉल्ड एज पोल। तो रूल, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, आपने अभी पढ़ा था कि विद द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट पास थ्रू फोकस। एंड ये जो बात हमने कही है, इट इज ट्रू ओनली फॉर व्हाट, पैरेक्सियल रेस। किसके लिए ट्रू है ये सारी बातें? ट्रू ओनली फॉर द पैरेक्सियल रेस। ये सभी पैरेक्सियल रेस के लिए ट्रू है। अब आप देखिए यहाँ पे कि दिस इज द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल कैसे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये स्फेरिकल ग्लास था, स्फेरिकल ग्लास के सरकमफ्रेंस को टच किया और ये सेंटर है। सेंटर टू सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस, और रेडियस इस पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। किस पर? सरकमफ्रेंस पर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, दिस इज द फोकस एफ, पोल पी। क्या बोलता है रूल? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तो देखिए इंसिडेंट रे एंड ये क्या होगा, नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्लियर है क्या? ओके। ये जो पोल की डेफिनेशन, सॉरी, जो फोकस की डेफिनेशन है, किसके लिए ट्रू है? पैरेक्सियल रेस के लिए। और पैरेक्सियल रेस क्या होती है? द लाइट रे विच इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल। जो पोल के बहुत ज्यादा क्लोज इंसिडेंट करें, ऐसी रेस को हम क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स से दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, लेट्स से दिस पॉइंट बी एक्स। ओके, इसको हमने पॉइंट को एक्स बोल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट रूल में लिखे हम तो एंगल इज, ये एक्स हो गया, इसको ए नाम दे देते हैं, दिस इज ए। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, एंगल। प्रूफ करते हैं इसके। प्रूफ में हमको क्या लिखना है? प्रूफ में हमको लिखना है एंगल। आप ये तो लिख ही लेंगे, कंसीडर कोई भी नाम दे दें, एम पी एन बी ए, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, पोल पी, फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, लाइट रे ए एक्स इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल ए, और ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। चलिए क्या लिखेंगे, ए एक्स सी, ए एक्स सी इज इक्वल टू, अब देखिए जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको मिडिल में लिखते हैं, तो ए एक्स सी इज इक्वल टू एंगल क्या, सी एक्स एफ, इक्वल टू एंगल सी एक्स एफ। देखिए ए एक्स सी इक्वल टू सी एक्स एफ, ये दोनों एंगल सेम है। क्यों एंगल सेम है भाई, जल्दी बताइए? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ से आपने इनको क्या किया, इक्वल कर दिया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए एंगल सी एक्स सी एफ इज इक्वल टू ए एक्स सी। तो हम लिखेंगे एंगल ए एक्स सी, एंगल ए एक्स सी। तो देखिए ए एक्स सी, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एक्स सी एफ के। तो इक्वल टू एंगल एक्स सी एफ, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन से, ए एक्स सी इक्वल टू एक्स सी एफ। क्यों इक्वल है भाई, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, इसलिए इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग एंगल, ऑल्टरनेटिंग एंगल, इसलिए ये दोनों को हम एंगल को इक्वल कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, अच्छा जी, अगर ये अल्टरनेटिंग एंगल है सो दिस इज ऑल्सो आई। ये क्लियर हुआ क्या? ओके। अब अगर ये एंगल आपने इक्वल कर दिया तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल सी एक्स एफ, तो एक ट्राइंगल लिया, और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सी एक्स एफ, एक ये ट्राइंगल का यूज किया सी एक्स एफ। और सी एक्स एफ ट्राइंगल में देखिए सी एक्स एफ, अब ये आई है और ये आर है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि इन ट्राइंगल सी एक्स एफ एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स सी एफ
एक्स सी एफ इज इक्वल टू एंगल एक्स सी एफ इक्वल टू एंगल सी एक्स एफ इक्वल टू एंगल सी एक्स एफ। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक्स सी एफ जो है वो सी एक्स एफ की इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या है, आपस में इक्वल है। अब इसका मतलब हमें C पर कौन सा एंगल बन रहा है I, और X पर कौन सा एंगल बन रहा है R, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये हो गया। इसका मतलब I और R इक्वल हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में कि किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। I के अपोजिट कौन सा है XF, और R के अपोजिट कौन सा है CF। ये दोनों साइड्स क्या होने वाली हैं आपकी इक्वल। तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, कौन सी साइड है I के अपोजिट में XF, तो XF इज इक्वल टू R के अपोजिट में साइड क्या है CF, XF इक्वल टू CF। ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, इफ एपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, इफ एपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, या क्या बोल सकते हैं फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज। अगर पैरेक्सियल रेज की हम बात कर रहे हैं तो x जो है वो नियरली इक्वल होना चाहिए किसके, P के। x जो पॉइंट है जहां पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है वो P के बहुत पास होगा, क्योंकि पैरेक्सियल रेज के लिए ट्रू है। और पैरेक्सियल रेज क्या होती है, द लाइट रे विच इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल। ऐसी रेज को हम कौन सी रेज बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। बहुत अच्छा, तो x को आप क्या लिख सकते हैं, P। तो PF इज इक्वल टू, PF इज इक्वल टू व्हाट, CF। फिर हमने क्या कहा था कि इन केस ऑफ मिरर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल। तो सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है, हमको पोल से मेजर करनी है। दैट इज PF इक्वल टू CF। C ये रहा, F ये रहा, पोल से चाहिए तो PC लिख सकते हैं आप इसको। देखिए अगर ये डिस्टेंस हमने पोल से काउंट करनी है, पोल से ये हो गई PC। कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस, PC। तो आप यहां पे लिखेंगे इसको PC, दिस इज PC। और PC में से क्या चाहिए, CF चाहिए ना, तो PC में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, PF को सब्ट्रैक्ट कर दें। PF को ट्रांसफर करके इधर लाते हैं, और जैसे आप PF को ट्रांसफर करोगे तो ये इधर आएगा, तो ये बनेगा PF प्लस PF इक्वल टू PC। तो ये हो जाएगा 2PF, सॉरी क्या लिखेंगे, 2PF इज इक्वल टू PC। अब आप क्या करते हैं इसमें, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, हम इसमें क्या कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन का यूज कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हो तो देखो PF, 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 लाइट रे ऐसे आ रही है, देखो लाइट रे की डायरेक्शन ये है, P2F अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर कर रहे हो, तो क्या लिखना चाहिए। तो देखिए आपको पता है, अभी हमने बेसिक्स में बताया है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस F, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी है। ठीक है। तो PF इज व्हाट, माइनस F, और PC इज व्हाट, माइनस R, क्योंकि ये भी अपोजिट मेजर कर रहे हैं। देखो P से C अपोजिट। नाउ ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसमें हम ये वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, और अगर आप इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है, देखिए 2PF, PF इज माइनस F इक्वल टू PC माइनस R, तो -2F इक्वल टू माइनस R, माइनस से माइनस कैंसिल, और अगर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो F इज इक्वल टू व्हाट, R बाय 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि रिलेशन बिटवीन UV एंड F, रिलेशन बिटवीन UV एंड F, मतलब इसको आप मिरर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कि मिरर फॉर्मूला को आप ड्राइव करके बताइए, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। तो ड्राइव द मिरर फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं इस पर। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है तो लेट्स से वी हैव टू कंसीडर ए स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में वापस से हमने कौन सा मिरर चूज किया है, दिस इज द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये आपने इसका, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस की जगह हमने ये बना दिया इसका पोल, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर।
ये क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया? फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक एक करके हमने जो बेसिक्स पढ़ा था उसको समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। एक आपने ऑब्जेक्ट लिया ए बी जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा। अब हमारा रूल क्या बोलता था? लाइट रे, यहां से कोई लाइट रे जाएगी तो द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, क्या लिखना है? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, then after reflection from mirror, this is the parallel to principal axis of mirror, okay, then after reflection from mirror it pass through focus, तो ये फोकस से जाएगी। सेकंड रूल आपका क्या बोलता है? द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट रिट्रेट्स द सेम पाथ, तो ये सेकंड लाइट रे हो गई। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि द लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट फॉलो द सेम एंगल, तो ये क्या करेगी? वापस से ये सेम एंगल को फॉलो करने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, तो सेम एंगल को फॉलो करेगी, इस तरह से ये सेम एंगल फॉलो करेगी। ये हमारा रे डायग्राम क्लियर हुआ, रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब रे डायग्राम कंप्लीट हो गया तो रे की डायरेक्शन भी बनानी चाहिए। तो देखिए पहला ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, दिस इज द फोकस पॉइंट। द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर रिट्रेस देयर पाथ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता था? लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन द पोल देन इट फॉलो द सेम एंगल, तो सेम एंगल को फॉलो करते हुए ये वापस आ जाएगी। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, और यहाँ पे बन गई इसकी इमेज। और इमेज कैसी बनेगी? दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बन गई है। और अगर ये रियल इन्वर्टेड इमेज आपने ऑब्जेक्ट की बनाई है, दिस इज द रियल इन्वर्टेड इमेज, कहाँ बनी है? ए डैश बी डैश, दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ए बी। इस तरह से ये हमने रे डायग्राम इसका कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मिरर फॉर्मूला। अगर हम मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने जाएंगे तो एक एक करके हमने ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिमिलर ट्राइंगल हमने क्या लिखा? इन सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए पी बी। कौन सा ट्राइंगल? ए पी बी। तो इन सिमिलर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल, एक तो लिया ए पी बी, सेकेंड वाला क्या ले रहे हैं? ए डैश पी बी डैश। दीज आर द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल का आपने यूज किया। एक यूज किया ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने एक ए पी बी, दिस इज द एक सिमिलर ट्राइंगल, ये हो गया ए पी बी। और सेकंड कौन सा लिया है? ए डैश पी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये वाला ट्राइंगल लिया है। क्लियरली आपको मेंशन हो रहे होंगे दोनों ट्राइंगल्स। समझ लेते हैं चीजों को। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपको क्लियरली मेंशन हो रहे हैं तो हम देखते हैं ए पी बी। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज ए बी के प्रोपोर्शनल ए डैश बी डैश आएगा और पी बी के प्रोपोर्शनल पी बी डैश आएगा। सो हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, दिस साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश। तो देखिए पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश, ये हमने सिमिलर ट्राइंगल यूज कर लिए। अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो वापस से क्या लिखना पड़ेगा? इन सिमिलर ट्राइंगल, वापस से हम सिमिलर ट्राइंगल का यूज करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी के बाद ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश सी, कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं आप। तो देखिए वापस से समझते हैं कौन से सिमिलर ट्राइंगल की बात चल रही है। ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये क्लियर है क्या? और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल की बात चल रही है यहाँ पे। और अगर आप इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल की बात करेंगे तो देखिए करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी डी बी सी अपॉन बी डैश सी। तो देखिए ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी, ये दो ट्राइंगल बना दिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
अब आप कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इसको लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। क्लियर है क्या? चलिए, क्या पढ़ा था, इन केस ऑफ मिरर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल। मिरर में सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करने वाले हैं हम, पोल से। तो आपको यहां पे लिखना चाहिए पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल टू बी सी। बताइए बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी को हम लिखने वाले हैं पोल से, तो पी बी माइनस पी सी, ये आ गया पोल से डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय बी डैश सी ये है, और बी डैश सी को भी आपको कहां से लिखना है, पोल से, तो क्या लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। क्या पढ़ा था, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल। अब साइन कन्वेंशन का यूज कर लेते हैं, ये सारे पोल से हैं तो हम लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। नाउ यू हैव टू यूजिंग द साइन कन्वेंशन। अगर हम इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं तो पहले आप जो भी डिस्टेंसेस यहाँ पे हैं वो सारी डिस्टेंसेस को मेंशन करते हैं हम इसमें। पोल टू फोकस, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। पोल टू फोकस क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर लेते हैं, पोल टू फोकस फोकल लेंथ हो गया। पोल टू इमेज वी, ये डिस्टेंस हो गई वी। ओके, कितनी हो गई ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी वी। वापस से देखें, पोल टू फोकस वी और ये एफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, यू, तो दिस डिस्टेंस इज यू। एंड पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको। ये सारी डिस्टेंसेस हो गई। क्लियर है क्या? चलिए, पीवी यूजिंग साइन कन्वेंशन, पीवी पोल टू ऑब्जेक्ट, पी टू बी पोल टू ऑब्जेक्ट, लाइट रे ऐसे जा रही है, पोल टू ऑब्जेक्ट अपोजिट मेजर करना है, अपोजिट मेजर करेंगे तो माइनस यू। पी बी डैश, पी बी डैश की बात करें तो पोल टू बी डैश इमेज, इमेज डिस्टेंस माइनस वी है। ये क्लियर हुआ क्या? ओके। पी सी पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर लिखने वाले हैं हम माइनस का, क्योंकि ये भी अपोजिट मेजर कर रहे हैं। सारी डिस्टेंसेस आई थिंक हमने लिख ली हैं, और इक्वेशन नंबर 3 में हम ये सभी डिस्टेंसेस को क्या कर लेते हैं, वापस से पुट कर देते हैं। जब आप पुट करेंगे तो व्हाट इज पीवी, पीवी इज माइनस यू डिवाइडेड बाय पीवी डैश माइनस वी इक्वल टू पीवी, पीवी इज व्हाट, माइनस यू, माइनस पीसी, पीसी को क्या लिखेंगे, माइनस आर डिवाइडेड बाय व्हाट इज पीसी, पीसी को हमने लिखा माइनस आर, पीसी माइनस आर माइनस पी बी डैश, इसको हम लिखेंगे माइनस का वी। ये क्लियर है क्या? चलिए, क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस इज यू अपॉन वी इक्वल टू माइनस यू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर प्लस वी। अब आप एक बात बताएं, आर को हमने क्या लिखना है, 2f, आर को क्या लिखना है, 2f। और अगर आर को आपको 2f लिखना है तो आर को हमने 2f लिखा, और फाइनल रिजल्ट क्या बना, तो ये बना u अपॉन वी इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f डिवाइडेड बाय माइनस का 2f प्लस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू क्या बनेगा, माइनस 2f प्लस वी इक्वल टू v का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू एफ प्लस 2f। ये हमने फाइनली मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लिखा है। अगर ये आपने मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा है तो देखिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट अब आने वाला है, जस्ट इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 2uf, और ये लिखेंगे तो प्लस uv, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का uv, माइनस माइनस का प्लस का 2f इंटू वी। अब uv वाले टर्म को एक साथ लिख दें, इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये आएगा uv प्लस uv इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 2uf प्लस 2fv, ये हमने नोट कर लिया। इसको ऐड करेंगे तो 2uv इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है, तो 2f, क्या बचा, u प्लस v, ये बच गया। चलिए, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करें, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, f को अपॉन में लाएंगे तो uv बाय f इज इक्वल टू u प्लस v, इसको भी इसके अपॉन में लिख देते हैं। तो फाइनली ये रिजल्ट बनने वाला है आपका 1 बाय f इज इक्वल टू
u प्लस वी डिवाइडेड बाय यूवी, ये बना दिया। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज 1/f इक्वल टू u अपॉन यूवी प्लस v अपॉन यूवी। चलिए क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। सो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले 1/u को लिखते हैं प्लस 1/v को लिखते हैं। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है क्या? चलिए इसके बाद एक और टर्म आता है इसमें, मैग्निफिकेशन मिरर में। तो हम बात कर लेते हैं एक बार मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, चलिए बताइए क्या होगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम बोलते हैं, देखिए ये आपके पास हो गया स्फेरिकल मिरर, दिस इज द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? और अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो हमने क्या करना है यहाँ पे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज पोल। तो फर्स्ट इज द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। चलिए हम पुराने डायग्राम से ही एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी है, इसी के हेल्प से हम मैग्निफिकेशन जान लेते हैं। नया डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बचाते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज ये है एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एच नॉट। ये हो गया। तो हमने मैग्निफिकेशन को पढ़ा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन को, कैलकुलेट करके बताना है। तो कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या लिखा? इन सिमिलर ट्राइंगल, वही सेम इन सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल्स हम कौन कौन से ले रहे हैं? इन सिमिलर ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए पी, सॉरी पहले हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो हमने लिखा ए डैश पी बी डैश। एक तो ये ट्राइंगल ले लिया ए डैश पी बी डैश। एंड ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए पी बी। तो ये लिखा ए पी बी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल ले लिए। और आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा है तो आप क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, पहले ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, दूसरा इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी बी डैश, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पी बी डैश, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पी बी। चलिए इसमें यूज करते हैं हम किसको? साइन कन्वेंशन को। और साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी नेगेटिव। फिर हमने लिखा ए बी। तो ए बी देखिए, ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट लिखेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एच नॉट, क्योंकि अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हो आप। फिर हम बात करते हैं पी बी डैश की। पी बी डैश, देखिए पी बी डैश किधर मेजर कर रहे हैं? तो देखिए पी बी डैश, लाइट रे ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू बी नेगेटिव, तो माइनस वी। और यहाँ पे बात करेंगे पीबी, तो लाइट रे वापस से ऐसे अपोजिट जा रहे हैं, तो पीबी को हम मेजर क्या करेंगे? माइनस यू। चलिए सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं और फाइनल रिजल्ट लाते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज व्हाट? माइनस एच आई। और ए बी इज एच नॉट इज इक्वल टू पी बी डैश क्या आ गया? माइनस का वी, और पीवी माइनस यू। अब बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है आपकी मैग्निफिकेशन की? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो टर्म है वो आपको मिल रहा है नेगेटिव। इसका इमेज कैसी बन रही है? यहाँ पे जल्दी बताइए, इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो नेगेटिव आने वाला है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, और इरेक्ट का मतलब मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ये चीज क्लियर होती है आपको? ओके, आगे देखिए, आगे चीजों को और समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, तो इसी को हमने आगे बढ़ा दिया माइनस
एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू वी अपॉन यू। माइनस का डिवाइड देंगे तो हाइट ऑफ इमेज एच आई बाय एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एम। तो ये फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन का आ गया, माइनस वी बाई यू एच आई बाय एच नॉट। हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बात करेंगे हम पहले डेफिनेशन की। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी, वेन एवर द लाइट रे मूव फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम देन इट गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। क्या कहा, वेन एवर लाइट रे मूव फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम देन इट इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस ओरिजिनल पाथ, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक्चुअली पाथ ये होना चाहिए था लाइट रे का, बट सर्टेन डेविएट हो गई। सेम इसमें ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ये डेविएट हो गई। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन होमोजेनियस मीडियम टू अनदर होमोजेनियस मीडियम देन इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें क्या कहेंगे कि व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम रेयरर मीडियम, कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर, शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। When light ray move from rarer to denser medium, shift towards the normal, and when light move from denser to rarer medium, then it shift away from the normal. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि whenever the light ray move from rarer to denser, तो velocity of light get decreases, and when it move from denser to rarer, so velocity of light get increases. That's why this phenomenon will take place. क्लियर है। तो बेसिक कॉज अगर आपसे कहें कि बेसिक कॉज बताइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या कहा, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। क्लियर है क्या, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, या नॉर्मल हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। सो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या बताया, बेसिक कॉज क्या बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, अब आगे बात करते हैं इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो लॉज क्या बोलते हैं, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन वन प्लेन और इन सेम प्लेन। क्या बताया बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन वन प्लेन और इन सेम प्लेन। सेकंड क्या होता है लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is a constant quantity called refractive index mu. This is also called as Snell's law. क्या बोलेंगे इसको हम, Snell's law. तो this is the law of refraction of light. तो आपको बताया there are two law of refraction of light. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने दो लॉ पढ़े, पहला क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन वन प्लेन, और सेकंड पढ़ा आपने इसी के अंडर स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या है, तो देखिए स्नेल्स लॉ है फर्स्ट मीडियम से लाइट रे सेकंड मीडियम में जा रही है, तो क्या पढ़ा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। चलिए अब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इफ वी डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या बोलेंगे हम, the ratio of speed of light in one medium to another medium, yeah, the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium, speed of light in vacuum to speed of light in medium is called also called as refractive index। और क्या बोल सकते हैं आप, speed of light in one medium to another medium, the ratio of speed of light in one medium to another medium also called as refractive index। क्लियर है क्या। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव। तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर, इसको रिलेटिव। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए म्यू डब्ल्यू,
एयर से वाटर में जा रही लाइट रे, एयर से वाटर में, तो ए म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते ऐसा है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो आपको क्या लिखना चाहिए, वन म्यू टू, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन म्यू टू, पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब ये बनेगा म्यू टू बाय म्यू वन ऐसे। तो यहाँ पे ए म्यू डब्ल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ए म्यू डब्ल्यू वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 4/3 और 1.33। सेकंड हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ए म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये वैल्यू होगी 3/2 या 1.5। क्लियर है क्या? ओके। रिलेटिव की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर डब्ल्यू म्यू जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो आपने लिखा म्यू टू, म्यू टू का मतलब ए म्यू जी डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू जी आपके लिए कितना आता है 3/2, ए म्यू डब्ल्यू क्या आएगा 4/3, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये 3/2 इंटू 4/3 को 3/4 लिख सकते हैं, तो 9/8। दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ ये? चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, अब रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। वैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अपीयरेंस ऑफ सन बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट, अ रॉड डिप्ड इन वाटर अपीयर बेंड, उसी में से एक एग्जांपल आता है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब ये एनसीईआरटी में भी है, तो देखिए दिस इज द सर्टेन मटेरियल या वाटर फिल्ड है आपका एक कंटेनर में, वी हैव टू कंसीडर कंटेनर इन विच वाटर इज फिल्ड। यहाँ पर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, द लाइट रे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट पासिस अनडेविएटेड, 90 डिग्री पर जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ओके। बट व्हेन लाइट एंटर्स एट सर्टेन एंगल, यहां से कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, दिस इज द ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट। So when light ray incident at certain angle, so this is called as angle of incidence, इसको हम क्या बोल रहे हैं, this is the angle of incidence I and this is the angle of refraction R। क्लियर है? अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो देखिए अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल बन रहा है इस तरह से Z की तरह, देखिए ये Z की तरह अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये I है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो I। और ये देखिए R है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, देखिए ये R है, तो ये भी क्या बनना चाहिए आपका, तो यहां पे भी एंगल बनेगा आपका R। क्लियर है? चलिए, अब आपने यहाँ पे O, दिस पॉइंट इज लेट से P, दिस इज O, दिस पॉइंट इज L एंड दिस लाइन इज K। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयरर, शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक्चुअली ये लाइट रे है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आप पे जा रही है डेंसर टू रेयरर, शिफ्ट अवे, अब इसको एक्सटेंड करेंगे आप बिहाइंड, जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्जर्वर को क्या सीन होगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम समवॉट पॉइंट ओ डैश, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, तो उसको ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट ओ डैश पर है, तो मतलब ये डेप्थ दिखाई देगी उसको, और एक्चुअल डेप्थ ये है, तो हमने रियल डेप्थ को लिखा डी आर, दिस इज द रियल डेप्थ, ओके, ऑफ ऑब्जेक्ट, डी आर, डी रियल, और इसको लिखा डी ए, डी ए का मतलब डी एपरेंट, एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? डी रियल और ये डी एपरेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन बाय स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज द स्नेल्स लॉ, वन म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। वन म्यू टू को आप यहाँ पे लिखेंगे म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और सिंपली इसका हम ऐसे यूज करने वाले हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करें, इसका इधर करें, तो आप लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। एंड ये जो फॉर्मूला है इट इज ट्रू फॉर द पैरेक्सियल रेज, और पैरेक्सियल रेज के लिए फॉर पैरेक्सियल रेज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर पैरेक्सियल रेज, एंड फॉर पैरेक्सियल रेज आप क्या बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है इट इज नियरली इक्वल टू थीटा, फॉर पैरेक्सियल रेज साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, और अगर ये थीटा के इक्वल है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज टेन थीटा, दिस इज ट्रू फॉर द पैरेक्सियल रेज।
तो अगर पेरिक्सियल रेस के लिए ये बात ट्रू है तो आपने लिखा म्यू1 साइन आई को हम लिखेंगे टेन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो म्यू2 साइन आर को लिखेंगे टेन आर। अब ये साइन टेन आई और साइन आर टेन आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वी हैव टू टेकन अ ट्राइंगल, सो देखिए वी हैव टू चूज अ ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल OLP, this is the right angle triangle, and in this right angle triangle tan I equal to tan theta equal to what? Perpendicular. Let's say this separation is x, कितना है ये सेपरेशन x, so tan theta equal to perpendicular upon base. So what is the perpendicular बताइए, तो थीटा ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये कंप्लीट ट्राइंगल का हम यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x डिवाइडेड बाय बेस डी रियल, तो डी आर, क्लियर है, दिस इज द टेन आई। सिमिलरली एक और ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सा? इन ट्राइंगल ओ डैश एल पी, तो एक ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ओ डैश एल पी, यहाँ पे लिखेंगे टेन आर, ऑल्सो परपेंडिकुलर, टेन आर के सामने परपेंडिकुलर क्या है? x, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है? डी एपरेंट, डी एपरेंट, दिस इज द डी रियल, डी एपरेंट। ये क्लियर हुआ क्या? चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इनकी, सो हम लिखेंगे क्या? म्यू1 टेन आई, व्हाट इज द टेन आई बताइए, टेन आई क्या है? x अपॉन डी आर, सो इनटू x अपॉन डी रियल इक्वल टू म्यू2, क्या लिखेंगे? म्यू2 टेन आर को क्या लिखेंगे? x अपॉन डी एपरेंट। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए x से x कैंसिल, तो दिस इज म्यू1 अपॉन डी रियल इक्वल टू म्यू2 अपॉन डी एपरेंट। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? डी एपरेंट अपॉन डी रियल इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, ये रिलेशन आ गया। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, और म्यू2 बाय म्यू1 को आपने पढ़ा है कि 1 म्यू2 हम इसको लिख ही सकते हैं, 1 म्यू2 इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, क्या लिखेंगे? एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय व्हाट? रियल डेप्थ, डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये एग्जांपल हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है कि whenever a light ray move from denser to rarer medium then it shift away from the normal। क्या है कंसेप्ट? when light ray move from denser to rarer medium shift away from the normal, this is the refracting surface। और यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस इंसिडेंट करेगी, सो इट पासेस अनडेविएटेड। और अगर ये लाइट रे अनडेविएटेड पास हो रही तो देखिए ये अनडेविएटेड पास होगी, बट जब ये लाइट रे सर्टेन एंगल पर आएगी, सो व्हेनेवर लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, and after then on increasing the angle of incidence angle of refraction also increases, on increasing the value of angle of incidence then angle of refraction also increases, and the value of angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे क्रिटिकल एंगल की तो क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिटिकल एंगल। एंड आफ्टर द क्रिटिकल एंगल on increasing the angle of incidence the light ray instead of going to other medium it return back to the same medium, this phenomena is called total internal reflection of light। तो अगर आपसे पूछ लें कि what is total critical angle, so the value of angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called as critical angle। और अगर आपसे ये पूछ लें कि what is total internal reflection, तो क्या बोलेंगे? the value of angle of incidence for which angle of the value of if angle of incidence is more than the critical angle then light ray instead of going to other medium return back to same medium, this phenomena is called total internal reflection of light। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो पहला एग्जांपल, इसका एप्लीकेशन क्या है? मिराज फॉर्मेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ डायमंड, सॉरी डायमंड
brilliance of diamond is an application of total internal reflection. नेक्स्ट बात करते हैं तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली जो एनसीईआरटी में गिवन है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, या हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल है इसका ऑप्टिकल फाइबर, ये एग्जाम में कई बार इसका एप्लीकेशन पूछ लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल फाइबर। Optical fiber work on the principle of total internal reflection of light and it is used to transmit audio and video signal up to long distances। आपको ऐसे याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये हमारा पार्ट हुआ रिफ्रैक्शन का। अब इसमें जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो आपसे पूछा जा सकता है तो आपसे कहेंगे प्रूफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो वी हैव टू प्रूफ द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो नाउ वी हैव टू कंसीडर a spherical refracting surface. This is a spherical refracting surface and this is the principal axis. This is spherical, sorry, this is the spherical refracting surface having principal axis. Okay, so we have to taken this is the spherical refracting surface. Okay, MPN, इसको एक कोई भी नाम दे देंगे हम, M, let's say M, this is pole and this is N. So this is a spherical refracting surface. A point object is placed at point O on the spherical refracting surface in front of a spherical refracting surface. Then one light ray from this point object passes undeviated and another light ray incident on point X on the spherical refracting surface. Then after refraction from surface, its final image is formed at point I. तो इसकी जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगी? सो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई। ये क्लियर हुआ क्या? ओके, दिस इज द फाइनल इमेज। When final image is formed at point I, so this is the image of object will form। इस तरह से लाइट रे मूव कर रही हैं। क्लियर हुआ क्या? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सरफेस पर तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा? तो आपको पता है कि हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करेंगे जो इन दोनों लाइट रेस पर परपेंडिकुलर, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज व्हाट? u। दिस इज पोल टू ऑब्जेक्ट और पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? u बोलने वाले हैं। पोल टू इमेज डिस्टेंस क्या होती है आपकी? जल्दी बताइए। पोल टू इमेज v, तो दिस इज v। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ये हमारा डायग्राम है and this is MPN be a spherical refracting surface which separating the rarer medium and denser medium। तो this is denser and this medium is rarer। तो ये कौन सा है? rarer medium है and this is denser medium। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे हम चूज करते हैं कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। दिस एंगल लेट्स से अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ये क्लियर हुआ क्या? दिस एंगल इज गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से समझिए। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये हमने इतना समझ लिया। क्लियर हुआ क्या? ओके अब हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। सो लाइट रे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन बाय स्नेल्स लॉ। तो अभी हमने स्नेल्स लॉ के बारे में सीखा है, तो ये तो हम सब बेसिक तो लिख ही लेंगे। कंसीडर एमपीएन बी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैविंग पोल पी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, है ना। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई। चलिए तो हम इसमें यूज करते हैं बाय स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? तो स्नेल्स लॉ अभी हमने पढ़ा, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। बट फॉर पैरेक्सियल रेस, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए ट्रू है? फॉर पैरेक्सियल रेस। सो फॉर पैरेक्सियल रेस
क्या बोल सकते हो आप पैरेक्सियल रेस के लिए? साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, दैट इज आप लिखेंगे म्यू वन साइन आई को आई लिखेंगे, इक्वल टू म्यू टू साइन आर। फर्स्ट इक्वेशन समझ आ रहा है आप सभी को? फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों से। तो देखिए म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब आई और आर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए हमने एक ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल दिस इज लेट्स से दिस पॉइंट इज ए ओके। और आपने क्या किया, यहां से एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया सरफेस पर, एंड दिस इज द नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये नॉर्मल बनाया है हमने प्रिंसिपल एक्सिस से, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्लियर है? ओके। अब देखिए इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया आपने, कौन सा? ओ एक्स सी। देखिए ये वाला ट्राइंगल ओ एक्स सी, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ओ एक्स सी, ओ एक्स सी, ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए थोड़ा सा हम ट्राइंगल को समझ लेते हैं अच्छे से। ये ओ एक्स सी ट्राइंगल में मतलब आपका ओ एक्स सी ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। अगर आप इस ट्राइंगल में ठीक से समझ पाएंगे चीजों को, देखिए ये ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल में चीजों को समझ पाएंगे तो देखिए इस ट्राइंगल में अल्फा गामा इंटीरियर एंगल है और आई एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो उसी कंसेप्ट का हम कर लेते हैं यहाँ पे यूज, दैट इज इन ट्राइंगल ओ एक्स सी एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस, दिस इज अल्फा एंड दिस इज गामा, सो इट इज अल्फा प्लस गामा। आई आ गया इक्वेशन 2। अगेन एक और ट्राइंगल लिया, अगेन इन ट्राइंगल, और अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? तो हम ले रहे हैं एक्स आई सी। तो ट्राइंगल एक्स आई सी, ये वाला ट्राइंगल लिया एक्स आई सी, ये वाला ट्राइंगल। और अगर आप इस ट्राइंगल में समझेंगे चीजों को तो देखिए ये ट्राइंगल है एक्स, दिस इज आई एंड दिस इज सी, ये ट्राइंगल लिया है। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा, इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1। सो दिस इज म्यू वन आई मतलब अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू आर मतलब गामा माइनस बीटा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन जो है हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इस फोर्थ इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ठीक से तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और अल्फा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो यहां लिख रहे हैं हम इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ओ वाई एक्स, ओ वाई एक्स। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर पैरेक्सियल रेस क्या लिखने वाले हैं हम उसके लिए? टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा फॉर पैरेक्सियल रेस। टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई डिवाइडेड बाय बेस, बेस का मतलब वाई ओ। क्लियर है क्या? वाई ओ। ओके। एक और ट्राइंगल लिया हमने इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल ओ सॉरी आई वाई एक्स, आई वाई एक्स, आई वाई एक्स, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल आपको देख पा रहे होंगे। और इसमें अगेन फॉर पैरेक्सियल रेस टेन बीटा, टेन बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, और टेन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एक्स वाई अपॉन बेस, बेस क्या लिखेंगे? वाई आई, ये हो जाएगा। बहुत अच्छा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और ट्राइंगल लिया हमने इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं जल्दी बताइए? तो हमने ट्राइंगल लिया है
सी वाई एक्स या एक्स वाई सी, जो भी आप लिखें एक्स वाई सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एंगल बन रहा है गामा। सो टेन गामा इज नियरली इक्वल टू व्हाट, टेन गामा इज नियरली इक्वल टू गामा। और टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वापस से परपेंडिकुलर एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई सी। ये हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करी। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 4 और हमारा फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये दिस इज म्यू वन इन द ब्रैकेट, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एक्स वाई अपॉन वाई यू, सो दिस इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई यू प्लस गामा, गामा क्या है एक्स वाई अपॉन वाई सी, सो एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई सी, ये हमने लिख दिया गामा की वैल्यू प्लस सॉरी इक्वल टू म्यू टू गामा, गामा क्या है आपके पास एक्स वाई अपॉन वाई सी माइनस बीटा, बीटा इस क्या है एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई आई। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इफ एपर्चर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस बिकम स्मॉल, एपर्चर अगर छोटा है या पैरेक्सियल रेज है तो अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए लाइट रे यहां शिफ्ट हो जाएगी। देखो स्मॉल अपर्चर ऐसे कुछ बनेगा, दिस इज द स्मॉल अपर्चर, ये यहां आ जाएगा तो P पॉइंट नियरली इक्वल टू Y आ जाएगा। सो इफ एपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, क्या लिखा, इफ एपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, इफ एपर्चर ऑफ refracting surface is small, refracting surface is small, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो एपर्चर है वो आप स्मॉल ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो देखिए y जो है वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा p के, एपर्चर छोटा है तो ये y शिफ्ट होके p के पास आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, समझिए उसको। तो देखिए हम इस इक्वेशन को लिखेंगे म्यू वन इंटू एक्स वाई ले लिया कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन वाई ओ, वाई ओ का मतलब पी ओ प्लस वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू इसमें एक्स वाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बिल्कुल सर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज म्यू वन एंड आपके पास ये क्या बना वन अपॉन पी ओ प्लस वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू और इन द ब्रैकेट वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। चलिए यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, वापस जो हमारे पास डायग्राम था उस पे आते हैं। हमारे पास ये डायग्राम था P2O, देखिए लाइट रे की डायरेक्शन आप हमेशा इस तरह से कंसीडर करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो देखिए ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, मेजर P2O कर रहे हैं, P से O की तरफ कर रहे हैं, दैट इज U इज नेगेटिव, PO इज माइनस U। PC देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आर और PI प्लस V, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन का हम यूज कर लेते हैं, इधर पे PO को माइनस U लिखना है आपको। तो देखिए यूजिंग साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन का जैसे यूज करेंगे हम, सो लेट से PO इज इक्वल टू माइनस U, PC इक्वल टू प्लस R और PI इक्वल टू प्लस V। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो म्यू वन PO मतलब वन अपॉन माइनस U प्लस PC वन अपॉन R इक्वल टू म्यू टू इंटू PC वन अपॉन R माइनस वन अपॉन PI V। ये क्लियर हुआ क्या, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस म्यू वन अपॉन U प्लस म्यू वन अपॉन R इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो तो म्यू टू इंटू आर माइनस म्यू टू बाय वी। इन सबको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, आर आर वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, विदाउट आर वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू, अब इसको इधर ट्रांसफर किया तो प्लस म्यू टू अपॉन वी, उसको इधर ले गए, इधर क्या बचा आपके पास में म्यू टू अपॉन आर
माइनस क्या लिखेंगे, म्यू वन अपॉन आर। आपने आर को एलसीएम लिया, दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू आर एलसीएम आ जाएगा, और दिस इज म्यू टू माइनस म्यू वन। This is the refraction formula for spherical refracting surface, minus mu 1 upon u plus mu 2 upon v equal to mu 2 minus mu 1 upon r। क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले को याद रखना। व्हाट इज म्यू वन? म्यू वन है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट रे आ रही है। अच्छे से याद रखें, म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट रे आ रही है, और म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जा रही है। क्लियर है क्या? तो इस तरह से हमको ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला प्रूफ करना है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं हम किसकी, बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। और लेंस के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, सो व्हाट डू यू मीन बाय द लेंस? सो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose at least one surface or both the surface become spherical। क्या बताया? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose at least one surface or both the surface become spherical। लेंस दो टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बात करें तो द लेंस whose central part is thick and extreme part is thin। सेंट्रल पार्ट कैसा होगा इसका? थिक होगा, एंड एक्सट्रीम पार्ट थिन होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या होगा? द लेंस whose सेंट्रल पार्ट इज थिन एंड एक्सट्रीम पार्ट इज थिक इज कॉल्ड एज कनकेव लेंस। क्लियर है? अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस के लिए। तो पहला रूल क्या है? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस पास थ्रू फोकस। क्या है? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। पहला रूल। और सेकंड, इसी को हम अपोजिट बना सकते हैं। तो सेकंड रूल देखिए क्या बनेगा। तो सेकंड वन इज द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा बोल सकते हैं। क्या बताया? द लाइट रे विच इंसिडेंट along the direction of focus of the lens after refraction from lens it become parallel to principal axis। और थर्ड रूल क्या है? the light ray which incident from optical center of lens after refraction from lens it passes undeviated। अब देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस में आपको पहले इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें 6 केसेस होते हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 6 केसेस की बात करनी है हमको इसमें। तो केस नंबर 1, दिस इज देखिए, दिस इज F1, दिस इज F2 टू F1 एंड दिस इज इंफिनिटी। ओके, इधर देखेंगे तो ये F2 है, दिस इज 2F2 एंड दिस इज इंफिनिटी। So when object is placed at infinity, पहला रूल क्या बोलता है? When object is placed at infinity, its image is formed at F2। कैसी बनेगी? Real inverted point size, real inverted point size। When object is placed in between infinity and 2F1, image is formed F2 and 2F2। Real inverted smaller than the object। थर्ड रूल क्या बोलता है? When object is placed at 2F1, image is formed at 2F2। Real inverted equal to size of object। Rule number 4, when object is placed in between 2F1 and F1, image is formed in between 2F2 and infinity। Real inverted larger than the object। When object is placed at F1, image is formed at infinity। Real inverted very larger than the object। And sixth case है, when object is placed in between optical center and focus, image is formed on the same side of the lens, which is virtual erect लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केस होते हैं। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, कनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस में बात करेंगे, दिस इज द कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इन दिस कॉनकेव लेंस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें देखिए दो ही केसों के बारे में, हम दो केसेस की बात करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड एट focus, virtual erect smaller than the virtual erect point size। And for except infinity, for any position of object, image is formed in between optical center and focus। जैसे infinity से है तो लाइट रे पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। इनको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से बनेगा डायग्राम। क्लियर है? Except infinity, for any position of object, image is formed always in between optical center and focus of the lens। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसमें जो टर्म है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ करना है हमको इसमें, लेंस मेकर फॉर्मूला।
काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये एज इट इज पूछ लेते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ कीजिए, या बोल देते हैं प्रूफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए ध्यान देते हैं, वी हैव टू प्रूफ द लेंस मेकर फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो जब भी इस तरह की बातें करें, सो वी हैव टू कंसीडर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया है, दिस इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ये लेंस का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। आपने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्टिकल सेंटर बनाया है लेंस का, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, नाउ first of all, a point object is placed at point O in front of a point object is placed at point O in front of double convex lens. क्या बोलेंगे, let xy be a double convex lens made of two refracting surface AB and CD. Okay, and their pole is P1 and P2. Refracting surface, this is optical center. A point object is placed at point O dash. So one light ray from this point object incident on the lens, ठीक है, one light ray from this point object is incident on the lens, passes undeviated, and another light from this point object is incident on the surface AB of refracting surface AB of the lens. Then after refraction from lens, अब इसका refraction होगा lens का, so it form the image, it want to form the image at point I1. कहाँ पे इमेज ये फॉर्म करना चाहेगी इसकी, सो इट ट्राई टू फॉर्म द इमेज एट पॉइंट I1। क्लियर है क्या, ये I1 पर इमेज फॉर्म करना चाहती है, सो दिस इज पॉइंट I1 एंड दिस इमेज वेक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस CD। एंड फाइनली यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे का वापस से और रिफ्रैक्शन होगा एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट I। तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, सो फाइनल इमेज विल फॉर्म्ड एट पॉइंट I। दिस इज द फाइनल इमेज। क्लियर है क्या, दिस इज I। ओके, इस तरह से लाइट रे गई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई और ये फाइनल इमेज इसने पॉइंट I पर बना दी। ये क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। क्या बताया आपको, कंसीडर एक्स वाई बी ए कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ए बी एंड सी डी आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। Then first surface AB form their image at point I1. This work as a object, virtual object for second surface CD and final image is formed at point I। Now हमने क्या पढ़ा है, distance of object from optical center U, distance of virtual image is V1 and distance of real final image is I। ये हमने डिस्टेंसेस ले ली, इतना क्लियर हुआ क्या। चलिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं और देखिए AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके लिए कुछ इस तरह की सरफेस है, इस तरह की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज AB सरफेस। और इस AB सरफेस पर हमने देखा कि जो लाइट रे है वो यहाँ पे ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। एट दिस पॉइंट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ओके, सो लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। अब इसको इससे फाइनल इमेज ये कहाँ बनाना चाहती है, I1 पर फॉर्म करना चाहेगी। एक मिनट थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं इस डायग्राम को, जिससे चीजें और क्लियरली आपको समझ आए। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने क्या किया है, दिस इज द पॉइंट P1 और ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, P1। दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट O डैश, ओके। So one light ray incident on this refracting surface AB and ये point object अभी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर यहां से क्या होगी, लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, दिस इज द लाइट रे इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। सो दिस सरफेस वांट टू फॉर्म द फाइनल इमेज एट पॉइंट I1। ये पॉइंट I1 पर इसकी फाइनल इमेज बनाएगी और यहाँ पर आपने इमेजनरी बनाएगी और यहाँ पे हमने इस पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ से, दिस इज द नॉर्मल। क्लियर है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं O डैश, दिस इज इमेज I1 एंड दिस इज क्या है आपका ये C1, ओके।
डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज u, distance of object from the pole is u, distance virtual image this is v1 and this is r1। ओके, ये लाइट रे कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, तो ये एंगल आई हो गया, दिस एंगल इज आर एंड दिस इज अल्फा, ये बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। तो अभी हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा था इस सरफेस का, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम म्यू1 टू म्यू2, म्यू1 टू म्यू2, इस तरह से लाइट रे मूव कर रही है, दैट इज लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपका क्या था, माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। इसके अकॉर्डिंग इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या बनना चाहिए आपका, माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी, वी नहीं है, इमेज कहाँ है, v1 पर है, क्लियर हुआ क्या, इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट v1, तो देखिए v1 पे बन रही है, यहाँ पे v1 पे इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ क्या, चलिए आगे बात करते हैं फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अगर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से है हमारी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज द सरफेस सीडी ऑफ द लेंस। ये कौन सी सरफेस है, ये सीडी सरफेस है लेंस की, और आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपने ड्रॉ किया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बहुत अच्छा, सो लाइट इज मूविंग, लाइट कैसे मूव कर रही है, यहाँ पे डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है लाइक दिस, ये लाइट रे आ रही है ऐसे। अब इसकी जो इमेज है वो ये फर्स्ट वाली सरफेस कहाँ बनाना चाह रही थी, I1 पर, विच वर्क एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस CD, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट, कहाँ बनेगी फाइनल इमेज, जल्दी बताइए, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट I, तो ये फाइनल इमेज जो है वो पॉइंट I पर ड्रॉ बनाएंगे हम। ओके, इस सरफेस पर हमने यहाँ से क्या किया, एक नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल हो गया सेकंड सरफेस के लिए। अब देखिए सेकंड सरफेस पे लाइट कैसे आ रही है, तो ये आ रही है म्यू2 से जा रही है, वापस किस में जा रही है, म्यू1 में, मतलब डेंसर से जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। ये समझ आया क्या, ये इंसिडेंट लाइट है और ये एंगल हो जाएगा आई, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड, सो दिस एंगल इज आर, दिस कंप्लीट एंगल इज आर। ओके, चलिए बहुत अच्छा, ये क्या था I1, दिस इज आई, एंड दिस इज क्या है, ये C2, तो ये एंगल आपका होता था अल्फा, एंड दिस इज बीटा, एंड दिस एंगल इज व्हाट, गामा। ये फाइनल इमेज यहां बन गई। अब फॉर सेकंड सरफेस CD, ये P2 हो गया, सेकंड सरफेस CD लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो क्या बताया था, डेंसर से रेयरर जाए तो म्यू1 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, इसमें से, इस वाली सरफेस से आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, म्यू1 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट रे आ रही है, तो म्यू1 की जगह आपको लिखना चाहिए म्यू2 क्योंकि इसमें से आ रही है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस म्यू1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट रे आ रही है, और म्यू2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जा रही है, तो कहां जा रही है, म्यू1 में जा रही है, डिवाइडेड बाय v इक्वल टू म्यू1 है उस मीडियम का जिसमें से आ रही है, मतलब इसको भी लिखना पड़ेगा म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर। कहने का मतलब है कि इफ लाइट रे मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो म्यू1 माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, और डेंसर टू रेयरर जाएगी तो म्यू1 एंड म्यू2 क्या होंगे, इस फॉर्मूले के इंटरचेंज हो जाएंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं, तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस म्यू2 अपॉन यू, इस सरफेस के लिए u कौन है, तो आप कहेंगे सर u तो ये है v1, ये डिस्टेंस v1 है, तो हमने लिखा v1 प्लस म्यू1 अपॉन फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, v पर, ये फाइनल इमेज की पोजीशन हो गई, और फाइनल इमेज की पोजीशन कहाँ है, v डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस क्या हो गई आपके लिए, दिस इज r2। ये क्लियर हुआ क्या, ओके, इज इक्वल टू आपको लिखना चाहिए यहाँ पे म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय क्या, r2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, इक्वेशन 1 प्लस 2
और आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस को ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो प्लस ये क्या आएगा, माइनस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू, ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, सॉरी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, तो इट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू। ये हमने वैल्यूज लिख ली, ये क्लियर हुआ क्या, ओके। देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये आपको लिखना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी वन। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इन सबको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस दिस इक्वेशन लिख दी और इसको ऐड कर दिया। ये क्लियर हुआ क्या, आगे हम करते हैं इन सबको सिंप्लीफाई और हमारा ये लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होने वाला है। तो देखिए ये लिखेंगे हम माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी वन, ये ब्रैकेट को ओपन करिए तो माइनस म्यू टू अपॉन वी वन और प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस, इसमें से माइनस को कॉमन लो और माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या, ओके। अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ से म्यू टू अपॉन वी वन से ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से म्यू वन कॉमन आ गया, बिल्कुल, क्या बचा, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, ये बच गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ये आ गया। इन दोनों में से म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लिया तो दिस इज वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, आपने क्या कॉमन लिया, म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लिया और इस म्यू वन को इसके अपॉन में भेज दिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये टर्म बच गया। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यूज को, तो वैल्यू को सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलने वाला है यहाँ पे वन बाय वी माइनस वन बाय यू, सेपरेट करो, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इन द ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई में चल रहा था, इन द ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, तो ये बन गया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये देखिए म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन और इन द ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंच गए और हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो देखिए रिजल्ट बनेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू, क्या बनेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन को आप लिख सकते हैं वन म्यू टू माइनस वन और ये आएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये फॉर्मूला बना। अब देखिए यहां पर हमने एक कंडीशन लगा दी कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, सॉरी, u इक्वल टू इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, तो यहाँ पे ये वैल्यू डालते हैं तो वन बाय एफ माइनस वन अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन म्यू टू को म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये रिजल्ट बन जाएगा। चलिए वन अपॉन इंफिनिटी तो हुआ जीरो, तो ये वन अपॉन एफ इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया म्यू माइनस वन इन द ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। कई सारे एग्जाम में ये फॉर्मूला एज इट इज पूछा गया है, तो इस तरह से आपको इसको ड्राइव करना है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा आ गया, क्लियर हुआ क्या। चलिए थोड़ा सा साइड में इसको और सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ और चीजें ले लेते हैं हम इसमें इधर पे, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस।
ये क्लियर हो गया आपको? ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बनी थी, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। एक इक्वेशन ये बनी थी और दूसरी इक्वेशन बनी थी आपकी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और इधर क्या बना था 1/r1 माइनस 1/r2। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करते हैं ठीक से, सो ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो आप लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट, लेंस फॉर्मूला फॉर अ लेंस, एंड इट इज ट्रू फॉर कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो इट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस? तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्स द लाइट रे इज कॉल्ड इट्स पावर। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्स द लाइट रेज इज कॉल्ड इट्स पावर। तो ठीक है, किसी भी लेंस की ऐसी एबिलिटी जिससे वो क्या करे, लाइट रे को या तो कन्वर्ट कर पाए या डाइवर्स कर पाए, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। चलिए पावर ऑफ लेंस को समझते हैं। सो आपने क्या किया यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस इज ओ। नाउ द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट पास थ्रू फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। सो दिस इज द फोकस। अब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस की जो सेपरेशन होती है उसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ। एक्चुअली में ये लाइट रे कैसे जानी चाहिए थी, तो लाइट रे इंसिडेंट होनी, ये तो डेविएट हो गई, बट लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये ऐसे होना चाहिए था, स्ट्रेट। तो लेट्स से कितना डेविएशन हुआ लाइट रे का, तो आप बोलेंगे सर डेविएशन तो यहाँ पे डेल्टा हो गया, और अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये भी एंगल डेल्टा बनना चाहिए। ठीक है, ये भी एंगल डेल्टा बनना चाहिए। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। तो आपको क्या बताया, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रे, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब समझते हैं पावर के बारे में। तो आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, कौन सा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओ सी ओ एफ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया। टेन डेल्टा, क्या फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा का, तो टेन डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, सीओ डिवाइडेड बाय बेस ओ एफ। सीओ को लेट्स से दिस हाइट इज एच, तो दिस इज एच बाय एफ, एच बाय एफ। फॉर स्मॉल एंगल और पेरेक्सियल रेस हम क्या बोल सकते हैं, फॉर पेरेक्सियल रेस, यहाँ पे बात कर रहे हैं पेरेक्सियल रेस की, फॉर पेरेक्सियल रेस। क्या पढ़ा है हमने पेरेक्सियल रेस के लिए, जल्दी बताइए। तो फॉर पेरेक्सियल रेस टेन डेल्टा इज नियरली इक्वल टू डेल्टा, टेन डेल्टा जो है उसकी वैल्यू डेल्टा के लगभग पास होगी। सो टेन डेल्टा इज नियरली इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू एच अपॉन एफ, एंड इफ एच इक्वल टू 1 मीटर देन डेल्टा इक्वल टू 1/f, और यही तो हम चाहते हैं कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रे। तो ये क्या है, डेल्टा डेविएशन, कन्वर्जिंग पावर है ये इसकी लेंस की, कौन से लेंस की, कन्वेक्स लेंस की, और अगर कनकेव होता तो ये डाइवर्जिंग पावर हो जाती। सो दिस इज कॉल्ड एज पावर, p इक्वल टू 1/f। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर, और यूनिट क्या आएगी इसकी, तो यूनिट आ जाएगी आपकी यूनिट डायोप्टर, पावर की यूनिट आएगी 1/मीटर और मीटर इनवर्स, और आप क्या बोल सकते हैं डायोप्टर, डाईऑप्टर, कैपिटल डी, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। बट इफ फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन हो तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। याद रखना, व्हेन फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला को यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं इसमें। तो एक और टॉपिक आएगा आपका क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। अब अगर आप थिन लेंसेस का कॉम्बिनेशन करेंगे, सो लेट्स से वी हैव टू कंसीडर टू थिन लेंस
two thin convex lens. These are first lens. These are the two thin lenses. थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं. These are the two thin lenses. एक thin lens ये हो गया. इसी को हम दो कर देते हैं. तो देखिए लेट्स से इसकी कॉपी करी आपने और ये दोनों थिन लेंसेज को आपने क्या किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया. तो लेट्स से L1 and L2 are two thin lenses. This is lens L1. So we can say that L1 and L2 are two thin lenses. ठीक है. Now यहां से हमने क्या किया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हमने बना लेते हैं और यहाँ आपने ड्रॉ कर दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. This is the principal axis of the lens. So now we have to say that O1 and O2 are the two optical center. This is O1 and this is O2. And this is the common point P. This is the common point P. Now a point object is placed at point O in front of lens. Then one light ray passes undeviated and another light ray incident on the surface of the lens. Then after refraction from lens, it try to form their image at point I1 and this image at point I1 and this image work as an object for second lens L2. So for second lens L2 the final image is formed at point I. Clear है. This is object distance, so ये common point से लेंगे, this is U and this is image distance V1 and this is final image, this distance is V. चलिए, let we have to consider that here focal length of both the lenses f1 and f2 respectively. ये दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ f1 एंड f2 है. फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज I1 पर बन रही है तो हमने लिखना चाहिए फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ये समझ आया आपको. चलिए लिखते हैं 1/f, f का फोकल लेंथ f1 अपॉन 1/v. v बोले तो क्या है v1, सॉरी 1/v, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसके लिए u है तो फाइनल इसके पहले लेंस के लिए इमेज क्या है v1 पर है. क्लियर हो रहा है कि आपको समझ आ रहा है क्या. पहली इमेज v1 पर है तो v1 माइनस 1/u. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फॉर सेकंड लेंस, अगर हम सेकंड लेंस की बात करें तो फॉर सेकंड लेंस एंड फॉर सेकंड लेंस दिस इज 1/f2. फॉर सेकंड लेंस क्या लिखेंगे आप 1/f2 इज इक्वल टू 1/v. तो इसके लिए फाइनल इमेज कहाँ है v पर है तो 1/v माइनस सेकंड लेंस के लिए इमेज क्या है I1. I1 वर्क एज ए वर्चुअल, सॉरी इमेज है I और सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है I1. I1 वर्क एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस L2. क्लियर है क्या. जो I1 है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसे वर्क करेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसे वर्क करेगा तो U की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे V1. इक्वेशन नंबर 2. ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने क्या किया इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड कर लो और ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u, 1/v1 माइनस 1/u, ओके, प्लस 1/v माइनस 1/v1. अब आप एक बात बताओ यहाँ पे, क्या ये v1 से ये वाला v1 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. इक्वेशन नंबर 3. अब आपसे क्या बोलेंगे, इफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लेंसेज इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंगल लेंस. जैसे हम डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं लेंस लगवाने के लिए तो वो क्या करता है थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन करेगा. एक लेंस डालेगा फिर आपसे पूछेगा बताइए भाई आपको कैसा लग रहा है, फिर वो उसी थिन लेंसेज में एक और लेंस डाल देगा या एक लेंस निकाल देगा कोई थिक लेंस डाल देगा, है ना. इस तरह से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन करेगा और जब आप परफेक्ट देखने लग जाएंगे किसी कंडीशन में तो उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक लेंस बना देगा. तो सेम यहाँ पे हमने कहा कि ये थिन लेंसेज में इफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लेंसेज आर सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंगल लेंस सच दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन डज नॉट चेंजेस, तो आपका फॉर्मूला फिर क्या बनना चाहिए उस केस में. तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. इक्वेशन नंबर 4.
नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब हम इनको क्या कर लेते हैं, आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब आप 3 और 4th इक्वेशन को कंपेयर करें तो 1/v माइनस 1/u, इसको कंपेयर करेंगे तो जो टोटल फोकल लेंथ आएगी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब आपसे ऐसा बोल दें कि फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कनकेव, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है ऑलवेज नेगेटिव, तो ये आंसर आना चाहिए 1/f1 माइनस 1/f2, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या। तो ये जो लेंस में जो लेंस था हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म को। ये हमने क्या प्रूफ किया, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस के बारे में हमने प्रूफ किया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस में नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।